सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं, रूबरू कराते हैं आपके सामने, और ये बहुत से जो अहम इशूज हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भारत और चीन के बीच में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गैर मामूली है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, हमारी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। 20 जवान शहीद हो चुके हैं और वो खुद जख्मी फौजियों के दरमियान फोटो भी खिंचवा करके आए हैं लेह से। तो ऐसी सूरत में असल हालात क्या हैं ये समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जावेद नकवी साहब, हमारे खास मेहमान हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर खास नजर रखते हैं और कई अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए लिखते हैं, दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। जावेद नकवी साहब, आपका वेलकम है। आप बताइए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और उसके बाद भी बातचीत की बात हो रही है, बातचीत की जरूरत क्यों हुई जबकि वहां कोई आया ही नहीं। तो ये आखिर ये गैर मामूली हालात कैसे हैं और इसको कैसे समझा जाए, आप इसको कैसे देखें? सबसे पहली चीज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मेरे ख्याल से अब ये 6 साल तो हो चुके हैं, मुझे ये लगता है कि ये साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और उसको समझने के लिए जो रिसीवर चाहिए है वो बहुत कम लोगों के पास है। वो उन्हीं के जो भक्त हैं वो कुछ इस तरह से फाइन ट्यून्ड हैं कि वो समझते हैं कि उन्होंने क्या सिग्नल दिया है, क्योंकि उन्होंने एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं कभी, ना ही कभी किसी ऑब्जेक्टिव प्रेस वाले से बात की है। वो बात अलग है, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं अपने प्रिफर्ड जर्नलिस्ट को, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को। तो ये एक इस एडमिनिस्ट्रेशन की खास बात रही है, एक ओपेसिटी, एक डार्कनेस कि हमें बात ही नहीं करनी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है नकवी साहब की और काज़मी साहब की। हमारा काम चल रहा है, हमारे पास एक 12 अदद टीवी स्टेशंस हैं जिसमें हमने इस तरह के लोग रख रखे हैं जो सिर्फ जब हम कहें 2 legs गुड तो वो कहें 2 legs गुड, जब हम कहें 4 legs गुड तो वो कहें 4 legs गुड। तो उसमें जाहिर सी बात है कि फैक्ट्स को डिवाइन करना आसान नहीं है या ऐसा। और दूसरी चीज ये है कि जंग के माहौल में ट्रूथ को कहते हैं कि सच्चाई और या हकीकत जो है पहली कैजुअलिटी होती है। इन वॉर ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी, ऐसी कहावत है और मेरे ख्याल से उसके रूट्स हैं हकीकत में। तो अब आपने सवाल किया है कि क्या है हकीकत, क्या है, तो उसके लिए तो या तो मैं सैटेलाइट की निगाह से देखूं, जो मेरे पास वो वसाइल नहीं है, या मैं कोई नजूमी हूं, वो भी मैं नहीं कर सकता हूं। तो जो पढ़ रहा हूं, जो सुन रहा हूं और जो सीखा है, उसी की बिना पे ये कह सकता हूं कि ये बिल्कुल ही ना समझ में आने वाली वारदात हुई है। यानी दोनों तरफ अब ये लगता है कि चकरा गए हैं कि ये हुआ कैसे। और मुझे ये इंक्रीजिंगली ये एहसास होने लगा है कि किसी लोअर लेवल पे किसी ने कोई शरारत की और उसका नतीजा फिर बहुत बड़ा फैल गया है। लेकिन उसका जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ है कि बिहार में आने वाले जो चुनाव हैं उसके साथ उसको जोड़ दिया गया, और उसको जोड़ने वाले में सबसे सफ़े अव्वल में मिस्टर मोदी खुद। उन्होंने सलाम ठोक दिया वहां से उन शहीदों को जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बावजूद इसके कि वो बिहार रेजिमेंट जो वहां पे मुसल्लत है या थी अब तक गलवान वैली में, वो उसमें उसका कमांडर जो था वो तो बेचारा साउथ से आया, दक्कन से आया, तमिलनाडु से आया गालिबन। और उसमें जो अभी जो जख्मी लोग दिखाई दिए उसमें कितने तो टर्बन सिख्स दिखाई दिए, आपने देखा जब वो प्राइम मिनिस्टर गए लोगों की अयादत के लिए। तो पता ये चला कि हर किस्म का हिंदुस्तानी उसमें था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने प्रेफर ये किया कि उन्होंने बिहार के बहादुर जवानों की तारीफ कर दी,
क्योंकि ठीक है, एक हक बनता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसलिए कर दी कि वो बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, ऑपोजिशन ने तो कम से कम इस पे सवाल उठाया। अब रहा जब गुत्थी उलझ गई, क्योंकि इसका कोई जवाब बनता नहीं है। आप झूला झूल रहे हैं एक तरफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। ये प्रेसिडेंट बहुत खास हैं इनके लिए, मोदी साहब के लिए, क्योंकि जब मीर साहब को कोई पूछता नहीं था, उस वक्त ये हुजूर आए और ये उनको अपने साथ ले गए चीन के दौरे पे, जब इनको कहीं अमेरिका और यूरोप का वीजा नहीं मिलता था बनिस्बत जब ये चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। जो हुआ था वहां पे उसकी वजह से 2002 में जो कांड हुआ था, उसके बाद सब लोगों ने वीजे इनके कैंसिल कर दिए थे, बैन कर दिया था। चीन वाले आए, शी जिनपिंग खुद इन्होंने बुलाया और कंडक्टेड टूर, एक बार नहीं कई कई अदद बार इन्होंने वहां पे इनकी मदद की। उसके बाद फिर आपने देखा वो विजुअल्स भी देखे, झूला झूल रहे हैं और कहीं महाबलीपुरम के पास चले गए, और फिर बड़ी बड़ी दलीलें भी दिया उन्होंने कि देखिए, उन्होंने कहा कि हम आपके गांव तो नहीं आ पाए, लेकिन हमें ये मालूम है कि आपके गांव में और आपका ये शजरा है, या आप स्कूल में गए, या आपकी ये पैदाइश का मकाम है, और ये तकरीर कर रहे हैं वो, यानी इतना हम जोली, हम निवाला, हम प्याला। उसके बाद ये हो जाना मेरी तो समझ के बाहर। तो या तो कहीं बहुत जबरदस्त चूक हो गई हमसे, या कि चीन की बहुत बड़ी बदमाशी थी, वो क्या थी। मेरा ख्याल है कि अगर उसको सिर्फ ये सब्जेक्टिव चीजें हटा के एक स्ट्रेटेजिक निगाह से देखें, तो वो इलाका जहां पे ये सब हो रहा था, गलवान वैली, वो उस जगह से बहुत दूर नहीं है जहां पे चीन का पाकिस्तान में जो गिलगिट और बल्टिस्तान का इलाका है, जहां से काराकोरम हाईवे पास करता है और जाके फिर पाकिस्तान में होते हुए ग्वादार पोर्ट से मिलता है, वो स्ट्रेटेजिक सड़क जो है उसकी तरफ हमारे फौजी, हमारी स्ट्रेटेजी, वो जो दौलत बेग ओल्डी है, जहाँ पे वो एक फ्रंटियर का एयरपोर्ट बहुत पुराना, शायद अंग्रेजों के जमाने से है, वो वहां पे है, लैंडिंग स्ट्रिप है। तो कौन थे दौलत बेग ओल्डी, बाय द वे, एक असाइड है, ये एक बहुत ही फैनेटिकल किस्म के मुसलमान प्रीचर थे, जो 15वीं या 16वीं शताब्दी में आए थे यहाँ लोगों को कश्मीर में और तिब्बत में, लद्दाख में मुसलमान बनाने के लिए। तो वहां जब वो पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ तो सब मुसलमान पहले से ही हैं। तो उनको जब मालूम हुआ कि ये गिलगिट और बल्टिस्तान में मुसलमान नहीं, वहां पे शिया है, मतलब उनके निगाह में शिया जो है मुसलमान नहीं होता, तो वहां जाके कत्ले आम किया। ये वो दौलत बेग साहब हैं जो सेंट्रल एशिया से आए थे अपना एक मंसूबा लेके। तो बहरहाल उसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, इस कॉन्फ्लिक्ट से या इस स्टैंड ऑफ से लेना देना नहीं। मैंने कहा एक बैकग्राउंड उसका बता दूं मैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक चीज जो चीन के लिए बहुत जरूरी है, और वो भी एक डिस्प्यूटेड इलाका है। डिस्प्यूटेड इस माने में कि हम ये तो कह रहे हैं कि आप वहां तक जा सकते हैं, लेकिन जहां तक आप जा सकते हैं वो हम नेगोशिएट कर रहे हैं। मतलब इसका है कि अभी ये डीलिमिटेड बॉर्डर नहीं है, इसका डीलिमिटेशन नहीं हुआ। इसीलिए उसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो चल रही। और उसकी तारीख ये है काजमी साहब कि 1914 में शिमला में अंग्रेजों और तिब्बतियों के बीच में, जिसमें कि चीनी रिप्रेजेंटेटिव भी आया था, 1914 में चीन पे बड़े हमले हो रहे थे, जापान से भी जूझ रहे थे और अंग्रेजों से भी जूझ रहे थे, और तमाम दिक्कतें थी उनकी, अपनी इंटरनल भी बहुत ही क्राइसिस थी। उन्होंने उस समझौते पे इनिशियल किया और कहा हम साइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तो तिब्बत को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते हैं,
यानी चीनी रिप्रेजेंटेटिव ने शिमला में ये कहा। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये हेनरी किसिंजर की किताब है ऑन चाइना, उसमें ये दर्ज है। तो 1914 में चीन ने कहा कि ये जो आप बर्तानिया और तिब्बत वाले जो साइन कर रहे हैं उस पे मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, उसको मैंने इनिशियल कर दिया है। इनिशियल करने के माने ये है कि इस पे अभी मैंने फैसला नहीं लिया है, आपके कहने से मैंने इसको आगे बढ़ाने के लिए रफा दफा कर दिया ताकि आप लोग खाते पीते रहिए। वो क्लेम उन्होंने 1962 में रिवाइव किया। अब उसके पीछे क्या है, नेहरू जी ने क्या किया, सर्वपल्ली गोपाल जो वहाँ के आर्काइव्स के इंचार्ज थे उन्होंने क्या मशवरा दिया, या उसके पीछे दलाई लामा का कितना बड़ा रोल था, उसके यहाँ पे आमद का वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। पंडित जी से ये बात हुई है। हमें एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी थी और वो हिंदुस्तान का बिल्कुल मौक़िफ़ बनता है, लेकिन दूसरा नजरिया जो है वो ये भी है कि जब वहां पे एक डिस्प्यूट है तो उसको बैठ के हल करने के बजाय फॉरवर्ड पॉलिसी से कि हम जाके वहां अपनी पोस्ट ठोक दें, उस टॉक्स की, उस डिस्कशन की, उस डिप्लोमेसी की जो इस वक्त नजर आ रही है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव दिखाई दे रहे हैं, डोवाल साहब हैं, वहां से वांग साहब हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके काउंटर पार्ट भी हैं, बातें हो रही हैं और ये कब से खींचा चला आ रहा है इशू, लेकिन हमने जाके वहां अपने फौजी ठोक दिए। एक नजरिया ये भी है कि हिंदुस्तान को भी शायद एहतियात से काम लेना चाहिए था, खासतौर से उस मुल्क के साथ जिसको बहुत बड़ा सहारा दिया था हिंदुस्तान ने, कि इतनी अनबन की जरूरत नहीं थी उसके लिए। तो उसके पीछे क्या राज था, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि एक जमाना ये भी था कि पंडित नेहरू जिस कॉमनवेल्थ में लेके गए हिंदुस्तान को, उस कॉमनवेल्थ के खिलाफ सब लोगों को एतराज था, यानी बीजेपी जनसंघ जो थी उसको भी एतराज था और वामपंथ के जो लोग थे उनको भी। बल्कि इसमें मैं बता दूं आपको कि मजरू सुल्तानपुरी 2 साल जेल में काटा उन्होंने ये कहने के बाद, ये पोइट्री, ये पोएम लिखने के बाद कि कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने न पाए, खद्दर की केचुल को पहनकर नागिन ये लहराने न पाए, कॉमनवेल्थ का दास है। वो कॉमनवेल्थ जो था एक एंटी कम्युनिस्ट पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज का एक वो था। चीनी इसको समझ रहे थे। क्या वहां से कोई प्रेशर आया कि पंडित जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, या क्योंकि माओ से तुंग के जो सारे मुकालमे हैं वो सब कोटेड है कि भाई अगर ये लड़ने पे आमादा है तो हम इसको, बुरी बात होगी अगर हम इसका जवाब नहीं देंगे, मेहमान को बुरा लगेगा। ये तंज भी था और कहा भी था। तो मैं समझता हूं कि दोनों तरफ की स्टोरीज अगर हम समझें तो फिर उसके बाद हम इस लायक हों कि हम कौन सी साइड बैठे। हमें तो मालूम ही नहीं है कि नेविल मैक्सवेल ने क्या कहा या पंडित जी का फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, या 1993 में नरसिम्हा राव ने जो लीपंग के साथ मुआहदा किया बीजिंग में, जहां मैं मौजूद था, जिसमें जे एन दीक्षित फॉरेन सेक्रेटरी थे और निरुपमा राव उस वक्त फॉरेन ये चाइना डेस्क संभाले हुए थी, उनका कॉल है ये निरुपमा राव का कि ये जो हुआ है गलवान में, उनका नजरिया ये है। मैंने तो आपको अपनी नेहरू जी की तरफ से और हमसे भी क्या चूक हो सकती है उस पर निगाह की। निरुपमा राव का कहना यह है कि ये शायद चीन एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहा था, डायरेक्ट पर्सनल मैसेज मिस्टर मोदी को। अब वो मैसेज क्या था? वो मैसेज ये था कि भाई हमारी जो डिस्प्यूट्स हैं ये सब स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, इससे मुआहदे के माने ये हैं कि एक एलिमेंट न्यूट्रलिटी का होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के लिए या दूसरे की जानिब से हम ये नहीं, हम अपने मफाद के लिए, अपनी सॉवरेंटी के लिए कर रहे हैं, ना कि हम नेटो के लिए या सेंटो सीटो के लिए हम उसके मेंबर नहीं हैं। हम न्यूट्रल अपने सॉवरेन इंटरेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
ये एक उसमें अंडरलाइंग थीम थी और है। ये मैं M.K. नारायणन साहब को कोट कर रहा हूँ, जो कि एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो न्यूट्रलिटी जब नरगे में दिखाई दी कि क्वाड भी बनेगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और हिंदुस्तान उसमें ताल ठोक के, और उस पे फिर वो सबमरीन हंटर्स भेजे गए मई में। और मई में जो आप कह रहे हैं कि मई का किस्सा है, तो मई में व्हाइट हाउस से अमेरिकन स्ट्रेटेजी ऑन चाइना गायब हुई। वो जो एनुअल उनका असेसमेंट होता, उसमें सीधा सीधा हमला चीन के ऊपर ये था कि इसको घेरना है, और उसमें हिंदुस्तान का कोई 12-13 या शायद 30 मरतबा नाम लिया गया। तो उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, अगर ये है कि न्यूट्रलिटी नहीं है और तुमको उधर जाना है, तो फिर मैं एक कयास लगा रहा हूँ मैं, मुझे क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है अलावा इसके कि मैं सोचूं आपकी तरह और हर खैरतमंद इंसान की तरह कि वहां ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तब जाके इस जगह पे ये वारदात हुई। तो मई में अमेरिका व्हाइट हाउस से एक आपके पास ये पूरा प्लान आया कि किस तरह से, ये नई चीज नहीं है, ये बराक ओबामा से पहले चल रही है। साउथ एशिया की जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की थी वो है, तो ये उससे पहले से चल रहा है। लेकिन ट्रंप से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जब आए थे तो आपको याद होगा इनका प्लान किया था कि हम अपनी फौजों को घर वापस बुलाएंगे अमेरिका फर्स्ट करके, और यही सबब है जो उसकी बेसिस ये है कि हम रूस से भी नहीं भिड़ेंगे, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत परेशान है। अरे रात एक ही तो हमारा नकवी साहब, आप कुछ विकीलीक्स पे कोई चीज आप बता रहे थे कि उसमें इन दोनों मुल्कों का कुछ किस वजह से है, क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास खास है जो विकीलीक्स के जरिए आपने कही इंडिया चाइना के बीच में, वो क्या चीज वो बताइए। नहीं, विकीलीक्स में तो मतलब ये कि बीजेपी जो है वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती है एज द ओरिजिनल प्रो अमेरिकन पार्टी। यानी ये जमाने से है जब मिसेस गांधी का सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी 71 में। उसके बाद बांग्लादेश वॉर हुई जिसमें कि वाजपेयी जी ने कहा इनको दुर्गा बना दिया था इंदिरा गांधी को, बावजूद इसके कि वो सोवियत यूनियन से जाके मिल गई थी। तो इन्होंने अपने आप को पोजीशन किया। हम विकीलीक्स में तो ये आया है, अरुण जेटली गए, उनका साहब वो आपने एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, आप साहब वो मोदी जी को वीजा नहीं दे रहे हैं, तो इससे हमारे कार्डर बड़े गुस्से में हैं। और देखिए हम तो सबसे पहले आपके ताबेदार, हम तो बहुत चाहते हैं अमेरिका, हमारी तो बहनें वहां रहती हैं, हम तो हर साल जाते हैं, हर एक से मिलना पड़ता है। तो ये एक लेवल है अमेरिका की मोहब्बत का। आपको बहुत से मिलेंगे वहां, कौन कौन से नेता नहीं गए हैं वीजा लेने या सैर सपाटे के लिए, सब विकीलीक्स में है। छापा नहीं, गरीब लोगों ने हमारे बड़े बेचारे वो नहीं चाहते हैं कि दिल आजारी हो किसी की हमारे नेताओं की। लेकिन वहाँ बहुत सा जखीरा है कि ये गए वो गए, उसमें वामपंथ के लोग भी गए कि हमारी बीवी वहाँ है तो हमको भी वहाँ पे ठीक है उसी जमाने में हमें भी ले चलिए, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये है कि ये लला क्यों है कि हम अमेरिका से ही क्यों, उस अमेरिका से खास तौर से जिसने पाकिस्तान को गले लगा के फिर उसका बैंड बजा दिया, जिसको पंजाबी में कहते हैं बैंड बजा दिया पाकिस्तान की, बिल्कुल उसके साथ देखें अगर आप तो उसकी उसी की मोहब्बत में शहनशाह ईरान के ऐसा निकाले गए अपने मुल्क से कि उनका कहीं पता ही नहीं चला, बेचारे जाके मिस्र में वो दफनाए गए। उससे हुब्बुल क्या कहते हैं अमेरिका में, आप सऊदी अरेबिया इतना बारबेरियन नहीं हो सकता था आज की दुनिया में बगैर अमेरिका की मदद के। साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ वो हमारे साथ। सद्दाम हुसैन तो बहुत, अरे साहब उन्होंने तो कह दिया
कि आप कुवैत में भी चले जाइए, और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने हमको। और दूसरी चीज जो हो रही है कि इस वक्त बाइडेन साहब जो है, वहां पे बड़ा मजेदार स्टोरी है ये। इमाम खुमैनी ने जिमी कार्टर को इलेक्शन हराने में डायरेक्ट रोल प्ले किया था ईरान ने, इमाम खुमैनी की क़यादत में। वो कैसे, और वही रोल इस वक्त चीन के हाथ में, वो बागडोर। और हम यहाँ कह रहे हैं नहीं, ये हम हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प, और उसके बाद वो हम इलेक्शन जीतेगा तो यही जीते। कैसे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। हिंदुस्तानी वहाँ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करते हैं अमेरिका में जो है, तो आप क्या ढोल क्या बजा रहे हैं। लेकिन किसी के पास अगर है ये वसाइल कि वहाँ का बिल्कुल पासा पलट दे, वो चीन के हाथ में। वो मैं अभी समझाता हूँ आपको। तो खुमैनी साहब ने ये किया, ईरान ने ये किया कि जब कार्टर का मिशन फेल हो गया 1980 में, दश्ते लूत वाला वाकया हुआ जिसमें वो वहाँ के अमेरिकन हॉस्टेजेस को छुड़वाने जा रहे थे, उन्हीं का जहाज आपस में टकरा गए अमेरिकन। तो खुमैनी ने तय कर लिया कि रीगन को ही जिताना है, और दोनों में डील हुई, बिल्कुल साफ साफ डील हुई कि हम ये हॉस्टेजेस तब छोड़ेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। वो ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद क्या ट्रांजैक्शंस में, रीगन में और ओलिवर नॉर्थ और कौन कौन लोग, वो तारीख है। लेकिन ये पासा पलटने में कार्टर के खिलाफ लोग कहते हैं कि रूस बड़ा इन्वॉल्व था पिछले इलेक्शन में अमेरिका में। वो सब स्कूल बॉय प्रैंक्स की तरह मालूम होता है जो ईरान ने कर दिया था 1980 में। वो इस वक्त आप अगर जॉन बोल्टन की किताब समाज फरमाए, उन्होंने क्या कहा है उसमें, उन्होंने कहा है कि किसी एक विदेश में जो मीटिंग हुई G20 की थी शायद जापान में, ओसाका में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर गए थे, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर पे मीडिएट करने के लिए मोदी ने हमसे कहा, तो उसने ये कर दिया। वहां बहुत सी चीजें गई ट्रंप ने। तो बोल्टन ने कहा कि इसने जाके सीधा सीधा शी जिनपिंग से कह दिया कि यार हमारी कोई मदद करो, कुछ माल वाल उठा लो वहाँ फार्मर्स का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ सोया बीन्स खरीद लो, कुछ गंदुम खरीद लो। तो ये बोल्टन ने नोट किया कि ये अगर ये होता, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ चीन के पास वो है, वसाइल हैं कि वो इतने मिलियन टन सोयाबीन और गंदुम खरीद ले, चाहे वो सड़ने के लिए डाल दे, लेकिन वो इलेक्शन बिल्कुल पलट जाएगा अमेरिका का अगर वो ये कदम, और अगर वो नहीं करता है ये, तो खुली तौर पे वो जो बाइडेन की मदद करने के लिए तैयार है, जिसके एवज में कुछ ना कुछ वो निकाल लेगा। ये अच्छा, जो है। नकवी साहब, जो मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हो सकती है, एक आखिरी सवाल मैं करना था। आपने बड़े हिस्टोरिकल ताल्लुकात बताए बीजेपी के और अमेरिका के, और इधर ग्लोबल टाइम्स बार बार अपने एडिटोरियल में, रिपोर्ट्स में ये कह रहा है कि इंडिया को नहीं चाहिए कि वो अमेरिका पर भरोसा करे। अगर वो अमेरिका पर भरोसा करेगा तो अमेरिका इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट अपने फेवर में कुर्बान करा देगा। वो इस हद तक कह रहा है ग्लोबल टाइम्स, और वो उनका ऑफिशियल अखबार है। तो क्या चाइना का ये कहीं मशवरा मोदी जी समझ पाएंगे? अगर दोस्ती है, क्या होगा उसमें जब अच्छा, अमेरिका की तो हमेशा, जैसा आपने भी कहा, जहां दोस्त बन के जाता है उसे तबाह करके निकलता है। और मैं तो बल्कि उसमें अमेरिका और इजराइल दोनों पर इस बात के लिए कहता हूँ, वो मुल्कों के अंदर भी खलफिशार फैलाते हैं, मुल्कों के बीच में भी दुश्मनी पैदा करते हैं, हर लेवल पे छोटा हथियार, बड़ा हथियार, और जंग नहीं होने देंगे, और सॉफ्टवेयर भी बेचना, हार्डवेयर भी बेचना है। तो उस तरह के लोग हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो ग्लोबल टाइम्स या चाइना की तरफ से इनडायरेक्टली ये बात कही जा रही है कि आप अमेरिका पे भरोसा मत करो? नहीं, वही मैं भी कह रहा हूँ, बल्कि बगैर ग्लोबल टाइम्स को रेफर किए बगैर मैं तो तारीख के हवाले से कह रहा हूँ कि अमेरिका पे भरोसा करना जो है मुजिर है। पाकिस्तान को देख लीजिए आप, उससे पहले ईरान को देख लीजिए, जो शहनशाह का क्या हाल हुआ, सऊदी अरेबिया किस हाल में है, इजिप्ट कहाँ गया,
सद्दाम हुसैन की तरह टहल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अफ्रीका की को बिल्कुल बर्बाद कर, तो वो मुल्क जो है उसकी आप हाथ थामना चाह रहे हैं, तो उसने वार्न किया है ग्लोबल टाइम्स ने। और मैं समझता हूँ इसमें एक दयानतदारी और भी है, प्रैग्मेटिक चीज है। चीनी बड़े प्रैग्मेटिक लोग होते हैं और हम तो उनकी नकल करते हैं, चाऊ माऊ टू मू करके चढ़ाते भी हैं। एक रेसिज्म है हमारे यहाँ। वो हमारा योगा करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे पे उन्होंने योगा पूरे मुल्क में किया प्रैक्टिस, उसके बाद कन्फ्यूशियस को भी अब्जॉर्ब किया, उसके बाद बुद्धिज्म को भी अब्जॉर्ब किया, उसके बाद मार्क्सिज्म को भी अब्जॉर्ब किया। वो बड़े खुले दिमाग के लोग हैं। इस माने में हम कुंद हो चुके हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि हम विश्व गुरु बन के योगा के आगे करेंगे क्या। तो चीन ने बिल्कुल सही कहा। ये आसान तरीका है, ये नाक पकड़ना। ये देखिए मैं नाक पकड़ रहा हूँ यूं, ये है हिंदुस्तान का ईरान के जरिए सेंट्रल एशिया जाना, चाबहार पोर्ट। और दौलत बेग ओल्डी जो है वो नाक यूं पकड़ता ऐसे। आप दोस्ती कीजिए चीन से, वो दोस्ती जो बिल्कुल तकरीबन पक्की हो गई थी मनमोहन सिंह में और मुशर्रफ में, जम्मू कश्मीर को लेके कुछ नहीं था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना था। आप जिस तरह से हैं वैसे ही रहिए, सिर्फ ये कि एलओसी को खोल दीजिए, कश्मीरी इधर से उधर आते जाते रहें, ट्रेड होगा, दोनों की तरक्की होगी, उसमें हम भी खुश होंगे। अल्लाह मियाँ को दुआ, अल्लाह मियाँ से दुआ मिलेगी। यही चीज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बिजनेसमैन सीधा कर सकते हैं। आप जाइए, किसी ने नहीं रोका है कि आप जाएं और गिलगिट और बल्तिस्तान होते हुए जाएं, कराकोरम हाईवे से जाएं और आप बिजनेस कीजिए सेंट्रल एशिया जाके। किसने रोका है? आपने बात की नहीं, जाओ हम तो यूं करके जाएंगे, पाकिस्तान को अवॉइड करेंगे। तो अगर आपका हिंदुत्व वाला एजेंडा है तो फिर वो हिंदुस्तान का एजेंडा नहीं है। हिंदुस्तान का एजेंडा है कि सुलह करो लोगों से और ट्रेड और प्यार मोहब्बत बातें, ये है। और सेंट्रल एशिया जाने की जो ललक है, आप अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। सिर्फ ये कि अपनी अना को नीचे कीजिए, हाथ बढ़ाइए। अगर आप बड़े हैं किसी मुल्क से तो उस तरह से पेश आइए। कहीं आप 19 पढ़ रहे हैं तो आप फिक्र ना करें, आप गले से लगाइए। ये एक उसकी उसकी मिसाल है। देखिए साउथ कोरिया और चीन में 1992 या 94 में ये मुआहिदा हुआ। क्यों हुआ 94 में? कि वो दोनों आर्मिस्टिस के मेंबर थे, यानी टेक्निकली द वॉर हैज नॉट एंडेड, द कोरियन वॉर। वो सिर्फ फायर भी नहीं है, वो ये है कि वी जस्ट विल नॉट फायर, वी डू नॉट एग्री विद यू। तो वो आर्मिस्टिस में से निकल गया चीन और कोरिया के साथ दोस्ती कर ली। वो जिस रूस के साथ वो लड़ा था, वही 1962 61 62 में उसूरी रिवर कहाँ कहाँ उसके साथ दोस्ती कर ली। आप जितने आप देखेंगे कि मुल्क वो मुल्क है जिसने अपने लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई, किसी बाहर जाके किसी पे कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि उन बारबेरियंस को, कोट अनकोट, वो बारबेरियंस को जो हमें सता सकते हैं और हम पे कब्जा कर सकते हैं, उनको आप एक्सपेंशनिस्ट कह रहे हैं। वो मुझे तो कहीं जरा सा भी ये इसमें एक आयोटा नहीं नजर आता। अगर कहीं एक्सपेंशनिज्म दिखाई देती है मुझे, तो वो तो दिखाई देती है अगर माने हम बिल्कुल प्योर डेफिनेशन के साथ जाएं, बगैर ये अपने नेशनलिस्ट कार्ड खेले बगैर, तो वो सिक्किम को लेना और गोवा को लेना आजादी के बाद मेरे ख्याल से वो भी एक वो है एक एक्सपेंशनिज्म। वो नहीं है कि ताइवान जो है, जो चीन का हिस्सा था, हमेशा से था, जहाँ चांगकाई शेक चीन का रूलर जाके जिसने पनाह ली, वो है, वो कह रहे हैं वन चाइना पॉलिसी, जिसको हम सब मानते हैं आजकल। हांगकांग जिसको कि अंग्रेज चुरा के ले गए 150 साल पहले और उसको वापस किया उन्होंने, तो वो कह रहे नहीं साहब ये तो बिल्कुल अलग सिस्टम होना चाहिए। वो वही कलर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, जो उन्होंने वहां पे नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में और
ईस्ट यूरोप में करके बहुत तबाह किया था लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि चीन की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि चीन की नीयत मुझे बुरी बिल्कुल नहीं लगती। वो आपको बारबेरियन कह सकते हैं, उनका एक ट्रेडिशन है, दुनिया को उन्होंने कहा है कि उनके रेस के अलावा बाकी सब जो अनसिविलाइज्ड है। वो होते हैं भाई कुछ अनकूथ लोग, उनसे आप थोड़ा सा, लेकिन आपकी दोस्ती तो हमने बहुत अच्छी देखी है। तो झूला झूलिए, जरूर झूलिए, और जाइए कंडक्टेड टूर्स पे जाइए, जरूर जाइए, लेकिन लड़ाई झगड़े के बगैर। और वहां पे आखिरी बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं एस अकबर जैदी, बहुत उम्दा बात कही उन्होंने। उनसे पूछा गया कि बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का हिस्सा होता था, वो आज पाकिस्तान से बेहतर हालात में कैसे पहुंचा, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली स्टेबिलिटी ज्यादा है वहाँ। इकोनॉमिकली तो उसके इंडेक्स तो सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, तेजी के साथ बढ़ते हुए। तो उन्होंने कहा अपने पंजाबी लहजे की उर्दू में, उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज उन्होंने फौज की छुट्टी कर दी, यानी दे बांग्लादेश डिसबैंडेड देयर आर्मी एंड दैट इज द कॉज फॉर देयर सक्सेस। हिंदुस्तान में आज कोई ये बात कर नहीं सकता है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 30-40 साल पहले और कम से कम गांधी के जमाने ये बात कही जा सकती थी। जी जी, ये बहुत ही अहम बात असल में, ये जो चीन के बारे में आपने बताया कि उसकी नीयत खराब नहीं लगती और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। अक्सर मैं भी अपने व्यूअर्स से यही बात कहता हूँ कि पड़ोस में टेंशन का मतलब ये है कि हथियार खरीदेंगे, हथियार खरीदने का मतलब ये है कि आम लोगों की भलाई के लिए जो पैसा खर्च हो सकता है वो हथियारों के सौदागरों के पास चला जाएगा, उन मुल्कों के तिजोरियों में चला जाएगा जो अक्सर मुल्कों के बीच में खलफिचार और दुश्मनी पैदा करते हैं। और जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताई वो भी बहुत ही अहम है। मैं समझता हूँ हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टाफ वर्ल्ड के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। खुदा हाफिज। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।